दैट इज इनफ। चलिए हम बात कर रहे हैं जेंडर पर्सपेक्टिव इन पर्सनालिटी। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि ओवरऑल फेमिनिज्म और जेंडर आइडेंटिटीज के बारे में एक समझ बननी चालू हुई। आज हम कुछ गैप्स फिल करेंगे पर्सनालिटी के, राइट? ये वो एरिया है जिससे कि आप चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो उसमें 2 to 3 क्वेश्चंस इजीली कवर्ड होने के चांसेस हैं। अगला जो टेस्ट एंड मेजरमेंट के सेक्शन है वो बिना इसके आगे बढ़ नहीं सकते। एक सेक्शन तो मैंने कल करवा दिया था आपको, टाइप ए एंड बी, पर उसमें हम बढ़ नहीं सकते आगे बिना इसको किए। तो लेट्स डू दिस फर्स्ट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो जेंडर का एक महत्वपूर्ण रोल है और पर्सनालिटी सभी के लिए वैसी है नहीं जैसी कि हमें लगता है। कई डॉक्स found that women's successes at stereotypical male tasks are often attributed to luck। मतलब स्टीरियोटिपिकली कुछ ऐसे काम देखे जाते हैं जो कि मेल्स के होते हैं। जैसे कोई एक काम बताओ जो केवल पुरुष ही करते हैं ज्यादातर, और अगर वहां पे एक लड़की वेट लिफ्टर कुछ बेहतर करने लगे तो उसको लोग लकी बोलते हैं, लकी टू गेट अ चांस एंड लकी टू डू सो, व्हाइल मेन्स सक्सेस आर ऑफन एट्रिब्यूटेड टू स्किल। तो पुरुषों की सक्सेस स्किल से और महिलाओं की लक से ये काम किसका है? के डॉक्स का है। या फिर स्टीरियोटिपिकल मेल ओरिएंटेड वर्क पे रिसर्च किसने किया था? पर्सनालिटी को देखने के लिए के डॉक्स ने किया था। दिस सजेस्ट दैट जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो सोशल कंस्ट्रक्ट पे किसने किया था? जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट पे किसने कार्य किया था? के डॉक्स ने किया था। दैट कलर इंटरप्रिटेशंस, कलर इंटरप्रिटेशन यानी हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो रंगीन होती है। रंगीन होती है यानी हमने एक चश्मा लगा रखा है, मेल स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग का एक चश्मा लगा रखा है, हम इसी तरीके से दुनिया को देखते हैं। ऑल्सो स्टडीज हैव फाउंड दैट विमेन देमसेल्व्स एट्रीब्यूट देयर सक्सेसेस टू लक मोर देन मैन। एक अन्य स्टडी भी की के डॉक्स ने जिसमें कि ये पाया कि महिलाएं अपनी सक्सेस को ज्यादातर लक का कंट्रीब्यूशन मानती हैं, जबकि पुरुष की अगर बात करो तो वो ऐसा नहीं करते। Indicating that women have a lower self-esteem than men। महिलाओं की सेल्फ एस्टीम लोअर है, इस पे काम किसका है? के डॉक्स का है। एक महिला ऐसा क्यों कह रही है कि महिलाओं की सेल्फ एस्टीम लो होती है? क्या महिला ही महिला की दुश्मन है? क्या महिला की दुश्मन या सेल्फ एस्टीम कम है? सर महिला की दुश्मन होती है। कैसे बता? सर जैसे पार्टीज में जाते हैं तो आप देखोगे कि लड़कों को इतना फर्क नहीं होता कपड़े से, जितना औरतें अगर वो सेम साड़ी या कोई भी ड्रेस रिपीट कर देते तो देखा मैंने से कि आपने वही पहना है, इससे बहुत सारा फर्क पड़ता है। मुझे लग रहा है लड़के भी ऐसा बोलते हैं। इंडिविजुअली सोचे जिसको पहनना होता है वो वही पहनेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लड़के भी आजकल ऐसा बोलते हैं। लड़के भी आजकल रिपीट नहीं करते। महिलाओं में ज्यादा। सर हम कुछ केसेस को पूरा जेंडर पे वो कर सकते हैं। नहीं कर सकते, हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। पर मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि के डॉक्स ने ऐसी रिसर्च क्यों की और ये फेमिनिस्ट या जेंडर अवेयरनेस के लिए कैसे जानी जाती है? सेल्फ एस्टीम तो उनकी बना दी जाती है। एग्जैक्टली, शी वांट टू टेल कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और उनकी सेल्फ एस्टीम कर दी गई है पुरुषों द्वारा। वो अपनी रिसर्च से प्रूव ही यही करना चाहती हैं कि जब पुरुष कर रहा है काम
तो वो स्किल को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। जब महिला कर रही है तो लक को माना जा रहा है, क्योंकि उनकी लो सेल्फ स्टीम है, जो कि उनके सोशल कंस्ट्रक्ट की देन है, राइट। तो दैट इज बेसिकली अ थॉट विच शी वांट टू प्रेजेंट। क्लियर? तो अगर सोशल कंस्ट्रक्ट के विषय में आता है, लो सेल्फ स्टीम के विषय में आता है विमेन लक को और मैन को स्किल के लिए किया जाता है, तो आपको मारना है के डॉग्स, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको इसमें। We come to know about gender personality through Sandra Bam. Sandra Bam studied androgyny. What is androgyny? Possessing both male and female qualities. जब भी एंड्रोजाइनी की बात होगी तो हम क्या कहते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों क्वालिटीज हों, वो ये बैम की रिसर्च है, सैंड्रा बैम, ठीक है। एंड क्रिएट द बैम सेक्स रोल इन्वेंट्री। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बैम सेक्स रोल इन्वेंट्री किस चीज से संबंधित है? तो एंड्रोजाइनी से संबंधित है, जिसके अंदर यह देखा जाता है कि सोसाइटी में लिखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? एज इट इज दे दूंगा आपको, ठीक जी। आपको ये सब एज इट इज मिलेगा, बस समझ लीजिए यहां पे। तो बैम की जो सेक्स रोल इन्वेंट्री है, बाकी इसके बाद कोई अगर वन लाइनर में लिखना चाहे तो इट इज वेरी गुड। बैम सेक्स रोल इन्वेंट्री में ये बताने की कोशिश की गई कि किसी भी कार्य को देखने का हमारा जो नजरिया होता है वो उस काम को कैटेगराइज कर देता है, वो उस कार्य को कैटेगराइज कर देता है। जैसे किचन का काम महिलाओं का काम है, बच्चों को पालना महिलाओं का काम है, सिलाई कढ़ाई महिलाओं का काम है, होम साइंस ले लिया आपने तो महिलाओं का काम है ना। इसका मतलब सेक्स रोल इन्वेंट्री जो है वो ये बताती है देयर आर सेक्सुअल रोल्स जो सोसाइटी ने क्रिएट कर दिए हैं। अब ये सेक्सुअल रोल्स कुछ लोगों में दोनों ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही प्रकार के लोग कर सकते हैं और इसलिए ऐसे कैटेगराइज करना शायद सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एंड्रोजाइनी पे काम है और बैम सेक्स रोल इन्वेंट्री यानी बीएसआर इन्वेंट्री की बात किसने की है? बैम ने बनाया है उसे। एंड्रोजीनस इंडिविजुअल्स हैव बीन फाउंड टू हैव हायर सेल्फ स्टीम, जिनके अंदर पुरुष और मेल यानी कि एनिमा एंड एनिमस दोनों बैलेंस में होते हैं, यानी दोनों रोल कर पाते हैं, वो लोग ज्यादा बैलेंस्ड महसूस करते हैं, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी में ज्यादा होम्योस्टैसिस होगा। एनिमा और एनिमस हमारे अंदर पाए जाने वाले दो आर्कटाइप हैं, रोल ऑफ विमेन एंड रोल ऑफ मैन, और हमारे अंदर दोनों ही होते हैं। बस पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों के अंदर महिला हार्मोन कम होते हैं, महिलाओं में पुरुष हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है। जब आपकी उम्र बढ़ जाती है तो पुरुषों में पुरुष हार्मोन लगभग खत्म होने लगते हैं, तो महिला हार्मोन प्रकट होने लगते हैं, यानी उनके दाढ़ी और बदन के बाल हाथ पांव के गायब होने लगते हैं, चिकने होने लगते हैं पुरुष, और महिलाओं की दाढ़ी और मूंछ नजर आने लगती है जब उम्र बढ़ती है। तो क्योंकि उनके जो जेंडर स्पेसिफिक जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत समय से सीक्रेट हो रहे होते हैं, तो उनकी मात्रा कम हो जाती है।
जबकि जो दूसरे होते हैं जिनका यूज नहीं हो रहा होता वो अपनी जगह बने रहते हैं, इसलिए वो प्रकट रूप से नजर आने लगते हैं। इस पे काम है कार्ल गुस्ताव यूंग का, एनिमा और एनिमस। उन्होंने इंडियन कल्चर को भी स्टडी किया था मंडल को समझाने के लिए, एज वेल एज अर्धनारीश्वर शिव। अर्धनारीश्वर शिव क्या प्रेजेंट करते हैं? दैट हर बीइंग में एक महिला है और एक पुरुष है। बस जो पुरुष है उनमें पुरुषत्व ज्यादा है, महिलाओं में महिलात्व ज्यादा है। ठीक है ना? एक मिनट। तो लोअर एंजाइटी होती है, हायर सेल्फ स्टीम होती है, एंड मोर अडेप्टेबिलिटी देन हायर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन काउंटरपार्ट। तो अडेप्टेबिलिटी, एंजाइटी और सेल्फ स्टीम दोनों, तीनों चीजें बैलेंस्ड करने की कोशिश होती है उसके अंदर के बीइंग की। इसको ध्यान रखेंगे तो मोर बैलेंस्ड पर्सनालिटी होता है जो एंड्रोजाइन होगा। अब हुआ क्या, आपके सीटेट के पेपर में सैंड्रा बैम से क्वेश्चन आया, पर सैंड्रा बैम का नाम नहीं था। क्या पूछा गया? व्हाट आर एंड्रोजाइनी पर्सनालिटीज, है ना? आपको लिखना था जिनके अंदर मेल और फीमेल क्वालिटीज दोनों ही हो। क्वेश्चन तो यहीं से था, पर ये दिया नहीं। वो पूछना चाह रहा है कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं। जेंडर पर्सनालिटी में अगला नाम है मार्टिना हॉर्नर का। मार्टिना हॉर्नर suggested that females shunned masculine type successes not because of fear of failure or lack of interest, but because they feared success and its negative repercussions such as resentment and rejection. Once अगर एक महिला पुरुषों वाले कार्य में बेहतर परफॉर्म करती है तो सोसाइटी में उसे दरकिनार कर दिया जाएगा अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो। इसलिए महिलाएं पुरुषों वाले कामों का चयन कम करती हैं। इसलिए महिलाएं महिलाओं वाले कार्यों की तरफ ज्यादा जाती हैं। ये ऑक्सीडेंटल कंट्रीज में की गई वो रिसर्च है, यानी यूरोप और अमेरिका में की गई वो रिसर्च है जो ये दर्शाती है कि महिलाओं द्वारा ऐसे ही कार्यों का चयन किया गया जो कि 4-5 घंटे के लिए किए जाते थे, और ज्यादातर महिलावादी रोल यानी कि रिसेप्शन, टाइपिंग और पब्लिक रिलेशन, जहां पे कि किसी स्किल की जरूरत ना हो बल्कि आपकी फेस वैल्यू की ज्यादा जरूरत हो, वो काम क्यों किए गए महिलाओं द्वारा? क्योंकि उनको यही देखा जाता है ये महिलाओं के काम है। वो पुरुषों के भी काम कर सकती थी, लेकिन उनको लगता था कि अगर सक्सेस हो गई मैं तो उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव रिपरकशन। वो क्या होगा? मेरी फैमिली टूट जाएगी, या मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो फीमेल सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो रिजेक्ट कर देंगे वो, और रिसेंटमेंट होगा। राइट? तो आपको याद रखना है मार्टिना हॉर्नर का काम है महिलाओं के रिसेंटमेंट और रिजेक्शन, जो कि फियर्ड सक्सेस को लेकर के उन्होंने काम किया था। देन वर्क कम्स फ्रॉम एलिस ईगली। ये भी फीमेल पर्सनैलिटी पर है काम। फाउंड एन इंटरैक्शन बिटवीन जेंडर एंड सोशल स्टेटस रिगार्ड टू हाउ इजीली एन इंडिविजुअल माइट बी इन्फ्लुएंस्ड और स्वेड। इन्होंने काम किया इंटरैक्शन बिटवीन जेंडर एंड सोशल स्टेटस, जेंडर और सोशल स्टेटस, किस तरीके से एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और स्वेड यानी अपनी बात को मनाया जा सकता है। ठीक है ना? स्विंग करना, किसी को अपनी तरफ घुमा लेना, अपनी बात को मना लेना। राइट? जैसे कि इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे बहुत सारे स्विंगर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? डील को
फाइनलाइज करवाना जब आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। तो ये काम था, इस पे काम था एलिस ईगली का। बेसिकली आपके पेपर में जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि इनमें से कौन फेमिनिस्ट पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। मोर स्पेसिफिकली होगा तो उस काम को ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको सैंड्रा बैम बताया, तो वहां पे एंड्रोजाइनी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एंड्रोजाइनी पर्सनालिटी पर किसका रिसर्च है, या इसमें से कौन सी पर्सनालिटी इन्वेंट्री एंड्रोजाइनी को डील करती है। लेकिन ये पक्की बात है कि इस सेक्शन में से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल अछूता रहा है एंड पीपल डू नॉट नो अबाउट दीज रिसर्चेस। सर, जो एलिस का काम है उसका रिजल्ट किस तरीके से देखा जाएगा, मतलब जेंडर पर्सपेक्टिव में कोई एक पर्टिकुलर मेल और फीमेल इन्फ्लुएंस करता है या होता है? I do not want to indulge in further discussion, but हाँ, इसको मैं explain कर देता हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा ही शामिल किया, कारण था उसका, पर मैं इसको उतना explain कर देता हूँ। ऐसा पाया गया कि अगर एक ही काम को पुरुषों द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो पुरुषों के लिए वहां पे पुरुषों को मना लेना थोड़ा मुश्किल था, महिलाओं के द्वारा पुरुषों को मना लेना थोड़ा सा आसान था। तो अपनी प्रेजेंस और फेस वैल्यू से महिलाएं उस काम को करवा पाई जिस काम को पुरुष अपने स्किल से नहीं करवा पाए। दैट्स व्हाई दोज वर्क वर स्टीरियोटिपिकली फीमेल वर्क। इसमें रिसेप्शन से लेकर के किसी को एडमिशन देने से लेकर के और प्रॉपर्टी सेलिंग तक के काम थे जिन पे स्टडी किया गया, ठीक है। एलेनोर मैकॉब और कैरोल जैकलिन, एलेनोर कैरोल रिसर्च के रूप में जानी जाती है, कभी कभी इसे मैकॉबी जैकलिन भी कहा जाता है। तो एलेनोर मैकॉब और कैरोल जैकलिन scrutinized study of sex differences and found that relatively few existed that could not be explained away by simple social learning. Basically इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी सेक्स डिफरेंसेस की जो स्टडीज थी उनको स्क्रूटिनाइज किया। स्क्रूटिनाइज मतलब जांच करना। तो इन्होंने जांच किया एंड इन्होंने पाया कि रिलेटिवली फ्यू एग्जिस्टेड, यानी अगर कंपैरिजन देखा जाए तो बहुत थोड़ी हैं जिनको कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता सोशल लर्निंग के अलावा। द मोस्ट कंसिस्टेंट डिफरेंस दैट सीम्ड इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस, फीमेल हैव ग्रेटर वर्बल एबिलिटी एंड मेल्स हैव ग्रेटर विजुअल स्पेशल एबिलिटी। सोशल लर्निंग में एक बड़ा अजीब सा एक फैक्ट निकल करके आया दैट सोसाइटी में ऐसा बिलीव किया जाता है, सामाजिक ज्ञान इस तरीके का है लोगों का कि महिलाएं जो हैं वो बातूनी होती हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? मीन्स यू डोंट बिलीव दैट तुम बातूनी हो। ओके क्या तुम्हें लगता है कि कुछ लड़के लड़कियों से कहीं ज्यादा बातूनी होते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ज्यादातर लड़के लड़कियों से कहीं ज्यादा बातूनी होते हैं? इसे कहेंगे रेसिप्रोकेटिव डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपको ऐसा लगता है तो। और ये भी आप जनरलाइज ही कर रहे हो। बातूनी होना पुरुषों में, महिलाओं में, किसी में भी गुण हो सकता है, और जब तक इसको प्रॉपरली बहुत बड़े डेटा पे ना किया जाए तब तक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचना नहीं चाहिए। और वो फिर कल्चर फ्री टेस्ट होना चाहिए। फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस क्लास में सबसे ज्यादा बातूनी कौन है? मैं। सबसे ज्यादा बातूनी है मैं। सबसे ज्यादा बातें कौन करता है? सबसे ज्यादा बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं। पर अगर मैं यहाँ खड़ा होकर चुप हो जाऊं तो इट कैन बी पॉसिबल, तो फिर राहुल बोलेगा। राहुल, यू आर बीइंग कैटेगराइज्ड बडी। तो वो तो आप बढ़ा रहे हो इसलिए बोल रहे हो, है ना? तो ये मेरे प्रोफेशन से संबंधित है। यानी अगर मेरी प्रोफेशनल नीड है, या मेरे पसंद का टॉपिक है, या मेरा मूड है, या फिर मेरा कहाँ पे इंटरेस्ट है, या मैं अटेंटिव हूं, ऐसे बहुत सारे एक्सट्रानियस वेरिएबल हो सकते हैं जिनके कारण मैं बातूनी हूं। अगर एक
मुझे अगर एक न्यूट्रल कंडीशन में डाला जाए तो क्या मैं बातूनी हूं? ये कैसे कह सकते हो तुम? ये तो मैं बता सकता हूं ना कि मैं ज्यादा बात करता हूं या नहीं करता। अपने बारे में मैं सोच सकता हूं, मेरे बारे में तुम कैसे बता सकते हो? और अगर ज्यादा बोलोगे तो थप्पड़ भी पड़ सकता है। हाउ कैन यू से दैट? मतलब धमका रहा हूं मैं तुम्हें, अगली बार बोलना भी मत। मैं बातू नहीं हूं, अभी भी हाँ बोल रहा है और तुम्हें कुछ बोल ही नहीं रहा, तो फिर थूथड़ी क्यों हिला रहा है? नॉन वर्बल जेस्चर भी तो दे रहा है। तुम्हें बोल नहीं रहा ना, ठीक अब आप समझ रहे हो मतलब बिना बात। बिना ये लोग सही कह रहे हैं कि राहुल सबसे ज्यादा बोलता है। मेल्स हैव ग्रेटर विजुअल और स्पेशियल एबिलिटी। मेल्स की ज्यादा देखने की और स्पेशियल यानी कि गति स्थैतिक मतलब कि बेसिकली जो नहीं है उसके बारे में सोचने की यानी कि स्पेस को समझने की आर्किटेक्चरल वैल्यू उसमें ज्यादा होता है। ऐसा है क्या? ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। ये पुरुषों और महिलाओं सब में आप डिफरेंसेस नहीं कर सकते, ये महिलाओं में भी होती है, ठीक है ना? मतलब मुझे तो लगता है हाँ ऑब्वियस सी बात है यार। देखो जो बाहर जो सड़क है ना वो खतरनाक जगह है महिलाओं के लिए। बचपन से ही आपके अंदर ये आदत डाली गई है। तो अब बचपन से आप जब बाहर कहीं कुछ सामान लेने के लिए जाते थे तो आपके साथ छोटे भाई को लगा दिया जाता था या बड़े भाई को, तो आप इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं। रास्ता ध्यान रखने का, दुकान तक पहुंचाने का और दुकान से वापस लाने का पापा का, बड़े भाई का या छोटे भाई का या बड़ी बहन का या मम्मी का काम होता था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? आप चीजों को इंडिपेंडेंटली लर्न करने के उद्देश्य से देख ही नहीं पाए। तो जब आपने वो सारी चीजें निहारी नहीं, आप देखो एक लड़के को घूमते हुए और एक लड़की को घूमते हुए, लड़के घूमते हैं ऐसे करके ऐसे बाहर सब कुछ देख करके, और लड़कियां ऐसे जैसे कि मतलब पता नहीं क्या वहां कौन सी चवन्नी ढूंढ रही है रोड पे है। रोज वो काली रहनी है सड़क, रोज वहां पे गंद, फिर भी वहीं ढूंढ रही है कुछ भी। और बाई चांस अगर मुंह ऊपर उठा भी लिया, लड़के ने अगर मास्क वाली लड़की को भी देखा तो भी हंस देता है, कहता शायद पीछे कुछ प्रोस्पेक्ट हो। और लड़की अगर अक्षय कुमार को भी देख लेना तभी वाई? ये हमारी सोशल अपब्रिंगिंग है जिसने कि कहीं ना कहीं महिलाओं को एक जगह बांध दिया। तो उन्हें अपने अंदर को निकालने के लिए शायद बात करनी पड़ती है, वही उनके पास ऑप्शन है। वो चौक पे खड़ी होकर के सुट्टा थोड़ी मार रही है, क्योंकि वो उनके लिए डिबार्ड है। और अगर कोई अगर सुट्टा मार रही हो चौक पे खड़ी होकर के, तो बाकी सारी दुनिया उन्हें ऐसे देखती हो है ना। पर बेसिकली धुआं तो दोनों के ही कलेजे को नुकसान पहुंचाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बट फिर भी, और लड़के वहां पे जो खड़े होंगे, जो पान की दुकान पे जहां पे लड़की खड़े होकर के सिगरेट पी रही है, वो लड़के क्या करते हैं? बार बार उधर ही देख रहे हैं। वो सिगरेट पी रही है, कैसे पी रही है? बिल्कुल घुसेगा क्या उसके मुंह में? हाँ, means that is a problem, that is a social phenomena, it should not be there। लेकिन ये आपने क्रिएट किया है, ये आपने क्रिएट किया है। आदत नहीं है ना देखने की, इसलिए दिखता है। आप महिलाओं के प्रति पुरुष केयरिंग हैं और पुरुषों के प्रति महिलाएं, उनके अंदर थॉट रहता है दैट द पर्सन इज डोमिनेटिंग, पावरफुल। तो जब पुरुषों के जहन में, महिलाओं के जहन में पावर, पुरुष की छवि आती है तो पावर की छवि आती है। और जब महिला के बारे में जब पुरुष के अंदर जहन में आता है तो केयर आती है। पुरुष के अंदर जब पुरुष को लेकर के समझ आती है तो उसे केवल एक ही चीज समझ में आती है, दैट यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। महिला के केस में जब दूसरी महिला की बात आती है तो वो एनवी आती है। तो ये सब रिसर्च की जा चुकी है। एक
सामने मैं आपको रिसर्च बता देता हूं, कर लीजिए, सामने एक गड्ढा खोद दीजिए जो कल तक नहीं था। जो भी पुरुष और महिला आ रही हैं वो ऑब्वियसली जो रोज चलने वाले हैं वो वहां पे आके धड़ाम से गिरेंगे, कुछ उनमें से जो देख करके नहीं चल रहे। एक बंदा गिरा तो 4 लोग वहां खड़े होकर के गाली, अबे क्या है, देख के चलो भाई। और अगर एक बंदी गिरी तो पूरा समाज आ जाएगा उठाने के लिए, कुछ तो घर पे छोड़ के आना चाहेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड पावर। तो ऐसे कर रहा है। हाँ यही है, लोग चांस ही यही चाहते हैं। मैडम लगी तो नहीं है। हाँ लगी तो नहीं। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि उस गड्ढे से लेकर के केजरीवाल से लेकर मोदी तक को गाली दे दे कि इन्होंने गड्ढे खोद दिए। This has been attributed to internal biological or hormonal differences but is still hotly debated. ऐसा कहा जाता है कि ये आपके अंदर बायोलॉजिकल और हार्मोनल सीक्रेशन की वजह से होता है, लेकिन अभी भी इस पे बहुत सारा डिबेट है और होना भी चाहिए, ठीक है। बिकॉज मैं अगर टॉकेटिव लोगों को, मैं अगर एक शब्द रखूं डिक्शनरी का, अगर लेक्सिनोग्राफी से अगर निकालूं और एक वर्ड रखूं टॉकेटिव, और मैं इस टॉकेटिव के नीचे अगर 10 नाम लिखना चाहूं जिन लोगों को मैं अपने सर्कल में जानता हूं, तो उन 10 में मैं लगभग 8 पुरुष लिखूंगा। पर क्या मेरी रिसर्च सही होगी? नहीं, तो आपका सच है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे सर्कल में मैं जिनके साथ बैठ करके बात करता हूं वो पुरुष ही हैं ज्यादा। मैं उन्हीं को स्पेस देता हूं कि वो मेरे सामने बैठ करके बोल पाए, तो इसलिए मेरी रिसर्च कैसी होगी? कैसी होगी? बायस्ड होगी। ऐसे किसी महिला की रिसर्च बायस्ड हो सकती है, जो टॉपिक चूज किया वो बायस्डनेस हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा डिबेट है इसको लेकर के। हालांकि women are twice as likely as men to become depressed. ये एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है कि महिलाओं में डिप्रेस होने के लिए लगभग दुगनी क्षमता होती है। इसीलिए शायद डिप्रेशन का जो डेटा है वो भी यही बताता है दैट महिलाओं में डिप्रेशन की समस्या पुरुषों में डिप्रेशन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, ठीक है। वैसे सुसाइड तो ज्यादातर लड़के करते हैं, सुनाई देते हैं। Again, you are just giving an assumed outcome कि पहला तो ये कि जो डिप्रेस है वो सुसाइड करता है। दूसरा ये, मतलब तुम कोई टीवी चैनल नहीं हो यार, डोंट टॉक लाइक दैट। केवल डिप्रेस व्यक्ति सुसाइड करता है ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने अपने पिछले 3 एग्जाम्पल या 4 एग्जाम्पल जो सुने उसमें पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके दिमाग में जहन में छवि बन गई, क्योंकि रोज स्टिमुलस आ रहा है कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया या किसी और ने सुसाइड कर लिया। नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि औरतों के अंदर बहुत सारी चीज़ों की मतलब क्षमता होती है, बहुत सब होल्ड करके रखती हैं चीज़ें, तो उस वजह से हो सकता है कि मतलब मेंस में नहीं होती है चीज़ें। मैं तो इसमें नहीं कोई वो नहीं देना चाहूँगा, बेकार में कोई मेरे से लड़ने लगेगा भाई। मैं तो केवल यही कहूँगा कि रिसर्च करो। कौन होल्ड करते हैं, सब ऐसे डिपेंड करता है, एनीबडी कैन होल्ड एंड नोबडी कैन होल्ड। डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन कैसी है, आपके परिवार में आपको सुनने वाले लोग कितने हैं। होल्ड नहीं करता लोग व्यक्ति, आपको सुनने वाले कितने हैं, आप उसको कहाँ निकाल देते हो, ठीक है। महिलाएं क्या होती हैं आज की डेट में आप देखेंगे कुछ ऐसी हैं जो कि एक फैब्रिकेटेड वर्ल्ड को क्रिएट कर लेती हैं, इसीलिए तो इतने सारे सीरियल चल रहे हैं। तो उनका जो घरेलू नुस्खा है खाना बनाने का और उसमें बिजी रहने का, उसके दौरान वो एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर लेती हैं जो सीरियल में लाइव घटित हो रही है, और वो उसको अपने आप से कनेक्ट करके और एक कंपनसेटरी, एक एडजस्टमेंट क्रिएट कर लेती हैं। ऐसा हो रहा है, पर अब कोई कहे कि ये केवल महिलाएं करती हैं, दिस इज रॉन्ग, पुरुष भी करते हैं। कैसे? मैंने उन फैशंस को फॉलो करते हुए पुरुषों को ज्यादा देखा है, उन डायलॉग्स को फ्रीक्वेंटली यूज करते हुए पुरुषों को ज्यादा देखा है जो कि सीरियल में या किसी जगह पे मारे जाते हैं या फिल्मों में। तो इसका मतलब वो ज्यादा कोरिलेट करते हैं, राइट।
अब मैंने नीले बाल करके घूमते हुए महिलाएं कम देखी हैं, लेकिन हाँ नीले पीले हरे गुलाबी बाल करके पुरुष घूमते हुए ज्यादा देखे हैं। अब ये बीमारी आ कहाँ से रही है? सॉरी फिर से, मतलब मैं बीमारी कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये बीमारी आ कहाँ से रही है। मैं भी सफेद करके घूम रहा हूँ, बट ये मजबूरी है ना। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि आप इसको महिला और पुरुष परिदृश्य में बांट के किसी भी चीज को देखें ना, तब तक ना देखें जब तक कि आपके पास बिल्कुल 100% कोई वजह ना हो। समाज ऐसे ही देखता है, आप ना देखें। मार्क फ्रीडमैन, जो नाम कल हमारी लड़की ने लिया था, निशा ने। मैंने गलत लिया था, मैंने फियरमैन लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, घर पे जाके देखा। नहीं वो मैंने सुन लिया था कि आपने फियरमैन बोला था, बट मुझे ये पता था कि आप वही बोलना चाह रहे हैं, दैट इज फ्रीडमैन। ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें अगर आपको फियरमैन याद रह गया तो आप उससे फ्रीडमैन अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है ना, इतना तो मैं एम्पैथेटिक दिखा लेता हूं। रे रोजेनमैन, तो दोनों ही बंदे हैं, दोनों ही मैन हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, दो मैन ने मिलकर के पर्सनालिटी के टाइप डिसाइड कर दिए थे। तो मेयर फ्रीडमैन एंड रे रोजेनमैन स्टडीड टाइप ए पर्सनालिटी। कौन सी पर्सनालिटी? टाइप ए। जो बच गया वो सब टाइप बी। इसकी स्टडी ऐसे ही हुई है, ध्यान रखना। टाइप ए पर्सनालिटी को ढूंढा गया था, जो बच गई वो सब टाइप बी पर्सनालिटी। तो टाइप ए पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राइव, कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रेसिवनेस, टेंशन, हॉस्टिलिटी एंड इज मोस्ट कॉमन फाउंड इन मिडिल टू अपर क्लास में। यानी ये सारे गुण आपको लोअर क्लास में नहीं मिलेंगे। क्लास वाइज डिवीजन कर दिया, वो कैसे मिलेंगे आपको? वो आपको ड्राइव नहीं होगी, वहां पे नीड होगी, हमेशा नीड होगी बट ड्राइव नहीं होगी। वहां पे आगे बढ़ने की डिजायर होगी, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगी। यानी ख्वाबी पुलाव तो बहुत होंगे, डे ड्रीमिंग होगी, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतियोगिता नहीं होगी। वहां पे क्या होगा? एग्रेशन तो होगा अंदर, बट एग्रेसिवनेस नहीं होगी किसी चीज के प्रति जाने की अप्रोच में। टेंशन, यानी आपके अंदर एक इच्छा तो है, डिजायर है, पर उसको ड्राइव बना करके टेंशन नहीं क्रिएट किया आपने। वो बंदा टेंशन नहीं लेगा, मस्त है, जीवन सही चल रहा है। इसलिए इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बताता हूं आपको। एक व्यक्ति कार से जा रहा है और उसकी कार में दूसरी कार वाले ने ऐसे करके सटा दी या मार दी। तुरंत उसे गुस्सा आता है, बाहर आया और वो लड़ने के लिए तैयार है, पर उसने हाथ नहीं छोड़ा, मारा नहीं, खुल के गाली नहीं दी। मारने तक तो बात आएगी। अब देखो, वही बंदा गाड़ी लेकर के जा रहा है और रिक्शे वाले ने ठोक दी, वो बाहर निकलेगा, खिंचा करके 2 थप्पड़, शायद उससे ज्यादा भी लग जाए, क्योंकि उसे पता है कि ये रिड्यूस टेंशन बंदा है, ये अपनी टेंशन को, ऐसी चीजें इसके साथ होती रहती हैं, इसे मैं मार सकता हूं, ये लोअर लेवल पे है। इसके ये एग्रेशन तो है इसके अंदर, बट एग्रेसिवनेस नहीं, ये कॉम्पिटिटिवनेस और ड्राइव नहीं है। वरना वो जो रोज जो रिक्शा चला रहा है उसका झापड़ बहुत अच्छा लगेगा, एकदम खुरदुरा सा, है ना, पर वो टेंशन नहीं है, चल ठीक है यार, मैंने मारी थी, इसने मुझे मार दिया। हॉस्टिलिटी ये बिल्कुल नहीं होगी उसके अंदर, वो बदला लेने की इच्छा नहीं होगी उसकी। वो जितनी चीजें इसकी उल्टी हैं वो सब किस में होंगी? वो टाइप बी में। ग्रांट डेलस्ट्रॉम लिंक्ड टाइप ए पर्सनालिटी टू हार्ट डिजीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। जब हम ओबी में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जब हम टेंशन और स्ट्रेस की बात करते हैं, तो ये टेंशन स्ट्रेस जो ऊपर जो होते हैं ड्राइव डिपार्टमेंट में, उनको ज्यादा होती है।
जो नीचे है, यानी कि सबसे बिंदास, सबसे कम हार्ट अटैक किसको आएगा? ना, पियोन को, ड्राइवर को। हाँ मस्ती है, चल ठीक। एक फाइल इसके टेबल पे मारी, एक फाइल इसके टेबल पे मारी, किसी ने पानी मांगा, पानी उठा करके दे दिया। ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो गिलास नहीं धोया, ज्यादा हो गया पानी मुंह में फेंकते नहीं। और कोल्ड ड्रिंक दी तो और ज्यादा गुस्सा आ गया तो 2 घुट पहले खुद मार दिए। क्या करोगे बताओ? और मान लो ज्यादा ही गुस्सा आ गया, हमारी सेवी जैसा हुआ, तो थोड़ी सी पी करके वापस उसी में डाल दो। कर लो, क्या करोगे? और उसके बाद जब वो घूंट मार रहा होता उसको देख करके बदला पूरा। तो बेसिकली तो उसके मुंह के अंदर थूक दिया मैंने। कितना इंटरेस्टिंग है ना? नहीं है क्या इंटरेस्टिंग? The connection between personality and health is currently a popular area of study. आज की डेट में ये बहुत ही पॉपुलर एरिया है स्टडी का। किस चीज का कनेक्शन? बिटवीन पर्सनैलिटी एंड हेल्थ, राइट? अथॉरिटेरियनिज्म is the disposition to view the world as full of power relations. अथॉरिटेरियनिज्म क्या है? अथॉरिटेरियनिज्म क्या है? ये पता चला आपको टाइप ए क्या होता है? हाँ, और टाइप बी इसका जो बच गया, इसका उल्टा। ग्रांट डेलस्ट्रॉम ने क्या किया था? टाइप ए पर्सनैलिटी को उसने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हार्ट डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ करके देखा था किसी भी इंडिविजुअल में। इसमें जब हम क्रिएटिविटी या सक्सेस या फिर ऐसे काम जो कि नॉर्मली नहीं हो पाते, वो सब टाइप ए में है, होते हैं, वो सब ए में है। Studious, ए ही होगा जो कि जिसके अंदर जील होगा कुछ बेहतर करने का, इसीलिए वही होगा जो टेंशन में मरेगा, जिसमें समस्या होगी। तो उसमें बैलेंस करने के लिए कुछ चीजें आपको करनी होती हैं। अगर आप वो करते रहें तो आपकी क्रिएटिविटी भी बनी रहेगी और आप बैलेंस भी बना रहेगा। यानी कि आप अपने थेरेपिस्ट से मिलते रहें, हमें पैसे देते रहें, ठीक है? अथॉरिटेरियनिज्म इज द डिस्पोजिशन टू व्यू द वर्ल्ड एज फुल ऑफ पावर रिलेशनशिप। अथॉरिटेरियनिज्म एक तरीका है, एक अलग एस्पेक्ट है, एक डिफरेंट एस्पेक्ट में हम अथॉरिटेरियनिज्म की बात करते हैं। वो एक एस्पेक्ट है डिस्पोजिशन को देखने का, एक ऐसी डिस्पोजिशन कि वो आप दुनिया को देख रहे हैं फुल ऑफ पावर के रूप में। अथॉरिटेरियन इंडिविजुअल्स आर हाईली डोमिनियरिंग इफ दे आर द टॉप डॉग ऑफ द सिचुएशन। डोमिनियरिंग मतलब वो जो डोमिनेट करे, एक टॉप डॉग अप्रोच होती है। व्हाट इज टॉप डॉग? हमने बात की थी टॉप डॉग की। व्हाट इज टॉप डॉग अप्रोच? अल्फा, हु इज द लीडर। अगर आप ऐसे बंदे को जो कि अथॉरिटेरियन है उसको अगर ग्रुप का लीडर बना दो, लीडर शब्द कैसे लिखा होता है? एल, ये क्या है? अल्फा। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो भी लीडर ही समझ में आएगा ना। ऑलवेज अल्फा इज द लीडर, ठीक है? अब ये जो अल्फा है ये होता है टॉप डॉग। अगर उसे टॉप डॉग की सिचुएशन में बिठाया, किसी टीम का लीडर बना दिया, तो वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा और हाईली सबमिसिव होगा इफ दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ मोर पावरफुल फिगर। अगर वो बीटा हुआ, यानी कि वो अल्फा के नीचे हुआ है, हाँ, तो वो बी टाइप पर्सनालिटी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो जो ए पर्सनालिटी है वो अल्फा पर्सनालिटी होती है। अगर उसमें अथॉरिटेरियनिज्म हुआ, अगर उसमें अथॉरिटेरियनिज्म हुआ तो वो 2 प्रकार की पर्सनालिटी में बन सकता है। अल्फा पर्सनालिटी जो है, ए पर्सनालिटी जो है, उसमें अगर अथॉरिटेरियनिज्म हुआ तो वो 2 प्रकार की पर्सनालिटी में बदल सकता है। एक
अगर वो अपने ग्रुप का लीडर है तो बहुत डोमिनियरिंग या डोमिनेटिंग होगा। अगर वो उस ग्रुप में एक मेंबर है तो बहुत ज्यादा सबमिसिव हो जाएगा। सेम बंदा टॉप डॉग अगर वो है तो वो डोमिनियरिंग होगा, और अगर वो बॉटम पे है कहीं पर भी तो वो बहुत ही जबरदस्त फॉलोवर होगा, सबमिसिव हो जाएगा, जो कहोगे वही बात मानेगा। यानी वो केवल अथॉरिटी पहचानेगा। अथॉरिटी जैसे ही घुसती है उसकी पर्सनैलिटी के फंक्शन में तो उसे केवल यही शब्द दिखता है, अथॉरिटी। मालिक कौन है, शक्ति किसके पास है, राइट? क्लैरिटी है यहां तक? These individuals are also likely conventional, aggressive, stereotyping, anti-introspective. This is measured by F scale. What is F scale? F scale is known as fascism scale. Fascism scale comes from authority. एक पर्सनालिटी के अंदर अगर आप 4 फैक्टर्स को देख रहे हैं, याद रखेंगे, एक तो है कन्वेंशनल नेचर, एग्रेसिव नेचर, स्टीरियोटाइपिंग और एंटी इंट्रोस्पेक्शन। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये फैसिज्म स्केल कहलाता है। क्यों कहलाता है फैसिज्म स्केल? फैसिज्म में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको। आप अपनी गलतियों पे इंट्रोस्पेक्ट, अपने व्यवहार पे इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। आप जैसे पुराने एक्सेप्टेड व्यू है उसी के अकॉर्डिंग चलते हो। याद कर लीजिएगा हिटलर को, एग्रेसिव होते हो आप और कन्वेंशनल होते हो, पुराने ढर्रे को अपनाए रखते हो। दैट इज कॉल्ड फैसिज्म स्केल। क्लियरिटी है? सर ये जो चारों जो मतलब ये क्वालिटीज है, ये ऑथो अथॉरिटेरियनिज्म, जिसमें भी अथॉरिटेरियनिज्म होगा आप उसमें ये 4 स्केल जांचने की कोशिश करते हो कि वो फैसिज्म स्केल पे हाई होगा। ठीक है ना? उसमें ये चारों चीजें हाई होंगी। और जब ऐसा होगा तब अगर वो किसी टीम में मेंबर है तो उसको झुकाना बड़ा आसान होगा, और अगर वो उसी टीम में लीडर है तो वो बाकी सबको झुका करके ही रखेगा हमेशा। ठीक जी? हाई एफ स्केल का रिजल्ट यही होता है। देन वी कम टू यूंग। यूंग आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ एक टर्म्स हैं जो बता देता हूं। मेजर यूंगियो आर्कटाइप, जिसमें कि पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो याद रखिएगा, और सेल्फ। ये 5 तो कम से कम याद कर लीजिएगा। पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो एंड सेल्फ, राइट? ये आर्कटाइप है। आर्कटाइप यानी हर किसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। महिलाओं के गुण, पुरुषों के गुण। शैडो यानी कि डार्कनेस, जो हमारे अंदर एक थैनेटोस होता है, जो हमारे अंदर एक डार्क साइड होती है, बट वो भी हमारी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है। पर्सोना यानी द वे वी शो आवर पर्सनैलिटी, द वे वी शो आवर पर्सनैलिटी, द मास्क ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज पर्सोना, and the self, the inside. Behind that persona, whatever is there, that is self. Behind that persona, whatever is there, उस मास्क के पीछे जो है वो है self. Right? अब इसके अंदर masculine behavior in females या feminine behavior in males, जब एनिमस की बात करते हैं तो वो मैस्कुलिनिटी को बताता है, जब आप एनिमा की बात करते हैं तो वो फेमिन जेंडर को दिखाता है। इसके अलावा इन्होंने काम किया था किस पे? मंडल पे। ठीक है ना? मंडल पे काम हमारी लड़की ने भी किया है, इसे मैजिक सर्कल कहते हैं, मतलब कि सेवी का काम मंडल पे ही है, और प्रमोटर ऑफ हार्मनी एटसेट्रा। यूंग ऑल्सो हैड ए टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने टाइप में डिवाइड किया था। शुरुआती 19वीं शताब्दी के सबसे शुरुआती साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनालिटी को टाइप में डिवाइड किया था। और यूंग डिस्ट्रीब्यूट्स 2 मेजर ओरिएंटेशन ऑफ पर्सनालिटी, एक एक्सट्रोवर्जन और एक इंट्रोवर्जन, जिससे कि 2 टाइप निकल करके आए। एक होती है एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक होती है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बाद में देख लेना कि तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, ये तुम्हारी मजबूरी है या कुछ भी कह लें। हम यूं कर चुके हैं, इतना गैप था, सो आई जस्ट फिल्ड इट कि आपको ये सब चीजें समझ में
आ जाएंगी। देन वी कम टू एडलर, अल्फ्रेड एडलर, जिसने की नोशन दिया था सर जब हम क्रिएटिव सेल्फ का। पूछो पूछो, जल्दी से पूछो। MBTI जब हम पढ़ रहे थे उसमें थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिटिविटी और इंट्यूशंस की बात कर रहे थे, पीछे भी उसने बात की हुई है। हाँ, नीचे क्योंकि वो यूंग के ही बेस पे है ना, मैंने लिखवाया है कि MBTI वाज डेवलप्ड ऑन यूंगियन साइकोलॉजी। तो इसीलिए हम इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं जिन पे कि ये बात करते हैं, इसी से MBTI का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक जी, तो इसीलिए मतलब ये तो मैंने कवर कर दिया था, इसलिए मैं केवल उन एरियाज को करवा रहा हूँ जो पर्सनालिटी में मैंने गैप छोड़ दिए थे, क्योंकि वो मेरी स्टोरी से वहां पे कनेक्ट हो नहीं रहे थे, और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाते हैं। तो जिन चीजों की मैं पहले बात कर चुका हूं उनको मैं अभी रिवाइज नहीं कर रहा, क्योंकि फिर बेकार में दोहरा टाइम है, पहले ही बहुत टाइम लग गया है। एडलर नोशन ऑफ क्रिएटिव सेल्फ की बात की है और स्टाइल ऑफ लाइफ की बात की है। एडलर की थियरी में क्रिएटिव सेल्फ बहुत मैटर करता है। यू आर ए क्रिएटिव सेल्फ, तो आप अगर एक जगह पे हैं, आपके साथ ये घटना यानी कि इंसिडेंट फॉल करता है। ध्यान से समझिए, आपके साथ एक इंसिडेंट होता है, यहां पे आपका क्रिएटिव सेल्फ लेकर के जाएगा आपको दाएं या बाएं। ये जो चॉइस है ये आपका क्रिएटिव सेल्फ करेगा। ठीक है जी, और यही है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एस्टैब्लिश करने में रोल निभाएगा, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है पर्सनैलिटी का, दैट इज कॉल्ड फिक्शनल फाइनलिज्म। व्हाट इज फिक्शनल फाइनलिज्म? This is the notion that individual is motivated more by his or her expectation of the future than by past experiences। यानी कि आप अपनी पर्सनालिटी का निर्धारण पास्ट से नहीं करते, बल्कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आप कहां खत्म होना चाहते हैं, उससे करते हैं। So whatever I am doing, thinking about my future, दैट इज माई क्रिएटिव सेल्फ, जो कि फिक्शनल फाइनलिज्म की तरफ मुझे लेकर के जा रहा है। व्हाट इज फिक्शनल फाइनलिज्म? फिक्शनल यानी काल्पनिक रूप से मैंने अपने अंत को अपने जहन में रख लिया है। कोई भी काम कर रहा हूं, उसका एंड मेरे दिमाग में है, जो एंड मेरे दिमाग में है उस तक पहुंचना फिक्शनल फाइनलिज्म कहलाएगा। इसलिए यूज किया क्योंकि पर्सनैलिटी का निर्धारण किससे होता है? यूंग कहता है पास्ट से, क्योंकि फ्रॉइड भी कहता है पास्ट से। एडलर कहता है नहीं, एवरी इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिस्टिक साइकोलॉजी कहां से शुरू होती है? एडलर से। एडलर इज फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अब इंडिविजुअल साइकोलॉजी के रूप में एवरी इंडिविजुअल हैज कैपेसिटी टू बी क्रिएटिव, दैट इज क्रिएटिव सेल्फ। ये जो क्रिएटिव सेल्फ होता है ये आगे का रास्ता तय करने के लिए हमेशा सोचता रहता है अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एवर चेंजिंग है, तो आपका जो पर्सनैलिटी का डिटर्मिनेशन होता है वो पास्ट से नहीं होता, बल्कि फ्यूचर के आधार पे होता है, दैट इज कॉल्ड फिक्शनल फाइनलिज्म। जब ये पूछा जाता है कि एडलर में और उससे पहले के साइकोएनालिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो दैट इज फिक्शनल फाइनलिज्म। जब वो वहां तक एंड तक पहुंच जाता है या फिर नहीं, आप अपने आप को देखते हैं दैट यू वांट टू बी अ कलेक्टर, तो इफ यू वांट टू बी अ कलेक्टर देन यू विल बी प्रिपेयरिंग टू बी ए कलेक्टर। कलेक्टर बनने की प्रिपरेशन में कई चीजें हैं, उसमें एक चीज आपका व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कि आपको कलेक्टर बनने के बाद कोई ये कहे कि आपने अपने पास्ट में ये गलतियां की थी। तो आप आज जब व्यवहार करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि आप कलेक्टर बनने वाले हैं, तो आपका जो फ्यूचर है, जो अभी आपका फिक्शन है, और उस फाइनलिज्म को ध्यान में रख करके ही आप अपना आज का व्यवहार करेंगे। दैट इज कॉल्ड फिक्शनल फाइनलिज्म, राइट? सो ये मेरी तरफ से अपने लिए ताकीर भी मान लीजिएगा। आईएएस वही बनता है जो अपनी लाइफ में ये सोचने लगे दैट आई एम आईएएस ऑफिसर। आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो पहले टीचर बनो, देन बिलीव दैट यू आर अ टीचर। आपने ये सोच लिया कि आप एक बेहतर टीचर हैं, आप एक बेहतर टीचर होना चाहते हैं, तो जिस दिन आप बेहतर टीचर हो जाएंगे उस दिन कोई एग्जाम आपके लिए
कहीं स्टैंड नहीं करता, राइट? नोटिस द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि हर एक चीज जो भी मैं बता रहा हूं ये आपको आपकी क्लास को समझने में ज्यादा हेल्प करेगी। तो जब आप इसे पढ़ रहे होंगे एक ही बार में ये आपके जहन में जाकर के छप जाएगा, क्योंकि आप एक बेहतर टीचर होना चाहते हैं अपनी क्लास में, और आपको लगेगा कि ये मेरी क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक आप इसे रटना चाह रहे हैं क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम के लिए जाना चाह रहे हैं। जिस दिन आपको लगा कि ये मेरी कक्षा में बहुत मेरे काम आएगा और मेरे काम को और ज्यादा मजेदार बना देगा, उस दिन आप इसे भूल नहीं पाएंगे। जिस दिन आप अपनी कक्षा की पर्सनैलिटीज से कनेक्ट करके इसको समझ लेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग अ टीचर एंड डूइंग टीचिंग। तो द वन हु इज डूइंग टीचिंग, उसके पास 40 बच्चों का एक एग्जाम्पल है, उसके जहन में अपनी क्लास है और वो हर बच्चे से जोड़ करके इन सारी चीजों को याद कर लेता है। एंड दैट इज हाउ दे अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड इजीली एंड इन बेटर वेज। दैट इज हाउ आई डू एंड दैट इज हाउ वन शुड डू। ठीक है ना? तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग टीचर एंड डूइंग टीचिंग। तो जो डूइंग टीचिंग करना चाहता है, जो कहता है कि मैं टीचिंग करना चाहता हूं, और एक कहता है मैं टीचर बनना चाहता हूं, द हायर एस्पिरेंट इज द वन हु वांट टू डू टीचिंग। जो पढ़ाना चाहता है, जो अध्यापन करना चाहता है, वो एक ज्यादा बेहतर क्या कहेंगे उसे, एस्पिरेंट है उससे जो ये कहता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। जो बनना चाहता है उसके दिमाग में एक पोजीशन है, जो करना चाहता है उसके दिमाग में एक पूरी क्रियाविधि है। एंड दैट इज द डिफरेंस। उस क्रियाविधि में वो इसे कनेक्ट कर लेगा तो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन आपने अगर एक स्ट्रक्चर बना लिया कि ये पेपर में मेरे काम आएगा, तो आप उसके बाद भूल जाएंगे, शायद उससे पहले ही भूल जाएंगे। यही डिफरेंस होता है दो लोगों के बीच में। तो नोटिस द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉइड, जुंग एंड एडलर। Whereas Freud's major assumption is that behavior is motivated by inborn instincts. जहां फ्रॉइड एक तरफ मान रहा है कि इनबॉर्न इंस्टिंक्ट से हो रहा है, यूंग प्रिंसिपल एक्सियोम is that the person's conduct is governed by inborn archetype. जबकि एडलर assumes that people are primarily motivated by striving for superiority. इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडलर ने दिया था। तो उसने कहा कि आप अपनी लाइफ में जो सुपीरियर होना चाहते हैं, आपका फिक्शनल फाइनलिज्म हमेशा क्या होगा? एक सुपीरियर गोल होगा। आप इस सुपीरियरिटी के लिए काम करते रहते हैं। तो आप जिस भी स्टेट में होते हैं अपनी पर्सनैलिटी के, उसमें आप अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते, बल्कि आप उससे ज्यादा सुपीरियर होने के लिए काम हमेशा करते रहते हैं, और इस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी। द इंडिविजुअल हैज अ स्ट्राइविंग फोर्स फॉर द फ्यूचर व्हिच चेंजेस यू एवरी टाइम। राइट? क्लैरिटी है? जिसने अपने प्रेजेंट को सुपीरियर मान लिया उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। सो नाउ इट इज कैरन हॉर्नाई। जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा तब तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, अभी नहीं सुनाऊंगा। ठीक है ना? कैरन हॉर्नाई, विनीकॉट, यूंग, इनकी कहानियां बहुत मजेदार है। एरिक फ्रॉम, रोलो मे, अब्राहम मैस्लो, मैंने जिनके नाम लिया, अगर आप पढ़ना चाहें, आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लीजिएगा। पर इसकी तो बहुत ही मजेदार कहानी है। तो क्या बोल रहे थे कि इनबॉर्न इंस्टिंक्ट से पर्सनालिटी डेवलप? जी नहीं, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट से बोलते हैं फ्रॉइड। इनबॉर्न आर्कटाइप से गवर्न होती है अकॉर्डिंग टू यूंग। और एक बंदे की इनबॉर्न इंस्टिंक्ट या वो नहीं, स्ट्राइविंग स्ट्रेंथ फॉर फ्यूचर, इससे गवर्न होती है, ये बोलते हैं एडलर। कैरन हॉर्नाई postulated that the neurotic personality is governed by one of 10 needs. One of 10 needs. Each of these need is directed towards making life and interaction bearable. ये जो 10 की 10 जरूरतें हैं, ये आपकी लाइफ को bearable और कहीं ना कहीं
डायरेक्टेड अप्रोच की तरफ लेके जाती हैं, डायरेक्शन दे देती हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज न्यूरोटिक नीड्स आर नीड फॉर अफेक्शन। कौन सा है? नीड फॉर अफेक्शन। याद रखिएगा, ये जो थियरी है इसको समझते समय मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले लीजिए फ्रॉइड को। ठीक है, फ्रॉइड जो है वो मुख्य बॉडी है। आप आज सब्जी बना रहे हैं, सबसे पहले आपने मिलाया उसमें फ्रॉइड। ये सैलेड है, या मान लीजिए जो बेसिक एलिमेंट है वो है फ्रॉइड। जैसे आलू टमाटर की सब्जी बन रही है तो टमाटर तो थोड़े से ही होते हैं, मुख्य रूप से क्या इंग्रेडिएंट है? वो है फ्रॉइड। अब इस फ्रॉइड में थोड़ा सा एडलर, थोड़ा सा एडलर, बिल्कुल सही कह सकते हैं आप। इसमें मिला दीजिए थोड़ा सा मॉर्गन और थोड़ा मिला दीजिए मरे। थोड़ा सा ज्यादा मिलाना पड़ेगा मैस्लो। राइट, इसमें थोड़ा सा एना को मिला दीजिए और थोड़ा सा एरिक्सन है। हाँ, मतलब इन सब को मिला देंगे तो जो आपको निकल के आएगी ना, है? हाँ, वो जो पूरा जो एक चार्ट बन के आएगी वो है कैरन हॉर्नाई। फ्रॉइड से इंस्टिंक्ट आए, एडलर से क्रिएटिविटी एंड सुपीरियरिटी आई, मॉर्गन और मरे ने नीड दी और मैस्लो ने मोटिवेशन, एना फ्रॉइड ने ईगो और एरिक्सन ने सेल्फ, और ये बन गई कैरन हॉर्नाई। ठीक जी। तो नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल कैसा लग रहा है? मोटिवेशन की बात कर रही है, नीड फॉर मोटिवेशन। इसी को नैफ बोलते हैं, याद रखना, नीड फॉर एफिलिएशन। यहां अफेक्शन एंड अप्रूवल की बात कर रहा है, अफेक्शन और अप्रूवल को जोड़ दो तो एफिलिएशन आ जाता है। द नीड फॉर एक्सप्लॉइट अदर, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की नीड। सासू मां तुम अपने पे क्यों ले रहे हो? हर चीज को अपने पे लेते हो। सासू माएं कैसी होती हैं? कुछ लोगों की तो गलतफहमी है पूरी उनकी जिंदगी, उनको अपनी जिंदगी में एहसास ही नहीं है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता हो सब कुछ गुडी गुडी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, बस यूं ही कट जाए तो बहुत अच्छा है। पर मैं किसी को ठीक भी नहीं करना चाह रहा, मैं कह रहा हूं सासू माएं कैसी होती है, कैसी होती है भाई, सोच के देखना। द नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की नीड है ना। जिसमें ये नीड ना हो यानी उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ। जिसका एक्सप्लॉइटेशन होता है उसके अंदर क्या है? एक्सप्लॉइटेशन। तो वो उस एक्सप्लॉइटेशन को आगे भेजना चाहता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सप्लॉइटेशन कहां से आ रहा है? नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स। किसान क्या बनना चाहता है? जमींदार। क्योंकि जमींदार क्या करता है? किसान पे अपना राज चलाता है। तो किसान क्या करना चाहता है? राज चलाना चाहता है। क्या जब किसान जमींदार बन जाएगा तो क्या एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एक्सप्लॉइटेशन खत्म नहीं होगा। क्यों? कैसे? फिर वो सिर्फ उसकी जगह ले लेगा, काम सारे वो ही करेगा जो हो रही है। फिर क्या होगा? किसान की जगह एक दूसरा किसान होगा और जमींदार की जगह जमींदार दूसरा होगा। एक्सप्लॉइटेशन और व्यवस्था तो वैसी रह जाएगी। तो क्या हमें एक्सप्लॉइटेशन को समाप्त करना चाहिए या किसान के एक्सप्लॉइटेशन को समाप्त करना चाहिए?
एक्सप्लॉयटेशन को समाप्त करना, यानी पाप को खत्म करना है या पापी को? पाप को। पर हम किसके पीछे पड़ जाते हैं? पापी के पीछे, है ना? तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो चालू कहां से हुआ? पाप के खिलाफ। पाप क्या है? कानून। अब कानून में जब चेंजेस कर दिए तो भी नहीं मान रहे, क्योंकि अब आंदोलन किधर बढ़ गया? पापी को खत्म करने की तरफ। पर पापी को खत्म करते करते, किसी पापी को खत्म करते हुए हम भी पापी हो जाते हैं। समझ में आई बात? अगर एक बिच्छू है, वो अपना डंक उठाए खड़ा है, आपने उसे कुचला, तो हत्या का पाप तो आपके ऊपर भी है। समझ में आई बात? सो इसलिए सोचना जरूरी है। एक्सप्लॉयटेशन की नीड यहां से आती है। एंड द नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। सेल्फ सफिशिएंसी और इंडिपेंडेंस, जिस किसी ने, तुम लोग घर पे अपने आप से कैरन हॉर्नाई की स्टोरी पढ़ लेना, आपको सारे वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा। वाई सेल्फ सफिशिएंसी, क्यों बात कर रही है कैरन हॉर्नाई सेल्फ सफिशिएंसी की, और क्यों वो किसी और को एक्सप्लॉइट करना चाह रही है, और क्यों वो इंडिपेंडेंस चाह रही है। किससे आजादी? बोलो बोलो, किससे आजादी? I only can ask this question to one person. किससे आजादी? जल्दी बताओ, आजादी किससे? Karen Horney was governed by a thought. By a thought. उसका एक विचार था। वह विचार ही था जिसने कि उसके पूरे चारों तरफ एक मैनिपुलेट किया एक वर्ल्ड। वो इंडिपेंडेंस चाहती थी उस सिस्टम से, उस वर्ल्ड से, उस थॉट से। इसलिए वो कहती है कि ऐसा थॉट ही नहीं होना चाहिए, इससे अगर आजादी मिल जाए तो समस्या ही खत्म हो जाए। इसीलिए बहुत माना जाता है बिकॉज शी शेयर्ड हर फीलिंग्स एंड शी शेयर्ड कि मेरे को किस चीज ने बांधा हुआ था। अक्सर हाँ लोग इसको शेयर नहीं कर पाते बिकॉज शी शेयर्ड एवरीथिंग। और कुछ इस तरीके से उसने शेयर किया, शायद किसी फीमेल के लिए इससे पहले बहुत मुश्किल था। एना फ्रॉइड ने अपने आप को शेयर किया, लेकिन शायद इतनी गहनता से शेयर कर नहीं पाई, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैग लगा हुआ था उसके बाप का, फ्रॉइड का। तो अगर वो कहती दैट आई हैड अ फीलिंग ऑफ दिस और दैट टुवर्ड्स माय फादर, तो वो सीधा क्वेश्चन मार्क किस पे लगा था? फ्रॉइड पे लगा था। और वो फ्रॉइडियन साइकोलॉजिस्ट कहलाती थी, तो कहीं ना कहीं खुद ही अपने लेबिरिंथ ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रायल्स में फंस जाती। तो इसलिए शी अवॉइडेड दैट। बट कैरन हॉर्नाई के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसने अपनी रिलेशनशिप्स, अपने बचपने, अपने थॉट, अपने इंस्टिंक्ट, अपने ड्रीम, अपने ड्राइव, अपने रिजेक्शन, अपने कन्फेशन, अपने एफिलिएशन, अफेक्शन, रिलेशनशिप, सब चीज की बात की। और कैसे बात की? उन्मुक्त होकर, बड़े मजे से। तो तुम लोग देखो, बड़ा आनंद आता है इसको पढ़ने में। While healthy people have the need for affection and the need for independence, Horney emphasized that these neurotic needs resemble healthy ones except in 4 aspects. छोड़ दो इसको, मैं इसे खत्म कर दूं। कैरन हॉर्नाई ने एक स्टडी की है, किस चीज पे की है? पर्सनैलिटी पे की है। उसने 10 नीड्स बताई है। आपको कौन सी याद रखनी है? ये जो है ना, नीड फॉर अफेक्शन, नीड फॉर अप्रूवल, नीड फॉर एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। आपको ये 5 याद रख लेनी है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी नीड की बात कैरन हॉर्नाई ने की है, ठीक है? या फिर नीड फॉर अफेक्शन और अप्रूवल की बात कौन करता है? बात खत्म, आंसर होगा कैरन हॉर्नाई। ठीक जी, ज्यादा
टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इसके बाद आती है ऑब्जेक्ट रिलेशन थियरी। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी ऑब्जेक्ट रिलेशन थियरी। तो बंदा जो होता है वो पहला ऑब्जेक्ट होता है भाई। एवरी पर्सन इज द ऑब्जेक्ट। मैं पैदा हुआ, मैं अपने लिए ऑब्जेक्ट हूं, मेरे साथ में रिलेट कर गई मेरी मम्मी। अदर देन मी मेरा पहला ऑब्जेक्ट कौन है? मदर है। तो इससे मैं जो रिलेशन कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड माय ऑब्जेक्ट रिलेशन। द होल वर्ल्ड इज ऑब्जेक्ट बिकॉज आई एम द सब्जेक्ट। आई एम द सब्जेक्ट विच इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये जो रियलाइजेशन है तो यही है ऑब्जेक्ट रिलेशन। इस ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशन थियरी। मैं इसे ऑब्जेक्ट मान करके चल रहा हूं, सब्जेक्ट इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। आपको केवल ये याद रखना है ये तो मैं हूं और मैं अपनी मम्मी से जो रिलेट कर रहा हूं इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट रिलेशन। अब इसके बाद पापा भी हो सकते हैं, इसके बाद में गाड़ी हो सकती है, इसके बाद में घर हो सकता है, इसके बाद में बिस्तर हो सकता है, इसके बाद में दूध का बर्तन हो सकता है, इसके बाद में खिलौना हो सकता है। ये सारे क्या हैं? ये सारे ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट रिलेशन में पहला ऑब्जेक्ट मेरी मदर है और उसके बाद में सारे ऑब्जेक्ट हैं दुनियादारी। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी आल्सो फॉल्स अंडर द रियल्म ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द यंग चाइल्ड्स पर्सनालिटी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये जो बच्चा होता है उसकी पर्सनालिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशन थियरीज लुक एट द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट इन यंग चिल्ड्रन। तो वो इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यंग चिल्ड्रन में। इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट रिलेशन थियरिस्ट इंक्लूड मेलनी क्लेन, D.W. विनिकॉट, मार्गरेट महलर एंड ऑटो कार्लबॉग। राइट? अब ऑब्जेक्ट रिलेशन को अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, सोच के देखो कि आपके एनसीईआरटी आपके जो सीटेट का पेपर है उसके अंदर ऑब्जेक्ट रिलेशन थियरी आ चुकी है ना? मजेदार बात। ये जो मेरी मम्मी है ये मेरा एक ऑब्जेक्ट रिलेशन है, ठीक है? यानी ये मेरा हिस्सा है। जैसे ही ये मुझसे दूर जाती है तो दैट इज माय सेपरेशन फ्रॉम माय इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट। ये मेरा सेपरेशन हो गया मेरे इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वो मेरा एक्सटेंडेड सेल्फ है, ठीक है? अब ये सेपरेशन होने के बाद में मुझे जो एंजाइटी हो रही है दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी। ऑटो रैंक ने और विनिकॉट ने, विनिकॉट मत मारिएगा, ऑटो रैंक की याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि विनिकॉट मुझे याद नहीं कि कहीं पे सेपरेशन एंजाइटी की ऐसा कुछ बात कर रहा है, ठीक? तो कल मेरे से शायद क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने। हाँ, जो इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स इन यंग चिल्ड्रन कह रहा है, इंटरनलाइज से तो हम सब्जेक्टिव समझते हैं ना, ऑब्जेक्ट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट इन यंग चिल्ड्रन कैसे हो जाए? अभी तो आपने बताया। फिर इसे ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं? सब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है, इसकी जगह हम सब्जेक्ट का यूज करने को जा नहीं, ऑब्जेक्ट को इंटरनलाइज कर रहे हैं ना, तब तो उसकी रियलिटी सब्जेक्टिव होगी। मुझे लगता है, मुझे ये समझ आई। कोई बात नहीं। ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट रिलेशन थियरी मेलनी क्लेन, विनिकॉट, महलर और कार्लबॉग की है। मुबारक। यूंग एक फिजिक्स स्टूडेंट थे। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, वो जब स्टार्ट कर रहे थे समझना, तो वो कह रहे थे कि मेरा जो सेल्फ होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? अंदर होता है। अगर पर्सनैलिटी में रियल पर्सनैलिटी इनसाइड है तो ये पूरा बॉडी क्या है? व्हाट इज दिस बॉडी? दिस बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट which has covered me, real me। ये एक थॉट निकल के आता है, ये इन्फ्रेंस है यूंग की थियरी का। इसी इन्फ्रेंस को मेलनी क्लेन और विनिकॉट ने यूज किया।
अपने अपने अलग तरीके से, दो अलग अलग तरीके से दिखाया। तो उन्होंने बताया कि हम जो भी कुछ बाहर देख रहे हैं, हम उसका एक चरित्र चित्रण और चित्रण अपने अंदर कर रहे हैं, तो उसका एक मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। ये मीनिंग हमेशा हमारा रिलेशनल होगा, हम इस ऑब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट को कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो हमने जो क्रिएट किया, जो इंटरनलाइज किया, वो तो मीनिंग है, उससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का भाड़ में जाए, उससे एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशन। ठीक है ना। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट मैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट whosoever is connected to me, my mother, एंड ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट जो भी कोई वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में आते हैं, वो ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट। तो जिस पे बैठे हुए हो टेबल पे, ट्रांजैक्शनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आप इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो तो आपको पॉजिटिवनेस हो जाएगी। अगर ये टेबल आपसे दूर जाएगी तो आपको उससे टेंशन होगी। ये टेंशन ज़्यादा बढ़ी तो एंजाइटी में टर्न हो सकती है। जो एंजाइटी होगी उसे सेपरेशन एंजाइटी कहेंगे। 5 रुपए दे देना, बस इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा।